हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका द पॉइंट्स ग्रोथ इंस्टीट्यूट करेरा में। ना, हम आपको सीपीसीटी प्रीवियस ईयर एग्जाम क्वेश्चन पेपर आज सोल्व करवाएंगे यहाँ पे, जिसमें आप अपना स्कोर बढ़ा सकते हैं सीपीसीटी एग्जाम परीक्षाओं में। आज की क्लास 7 नवंबर 2022 फर्स्ट शिफ्ट। इसका आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम जब आप अपना कंप्यूटर जिसमें विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम है ऑन करते हैं तो सभी आइकन्स को दर्शाती हुई कौन सी स्क्रीन खुलती है। तो आपको इसमें ये बताना है कि सबसे पहली स्क्रीन जो होती है वो अपनी कौन सी होती है, डेस्कटॉप। इस स्क्रीन को क्या कहा जाता है, डेस्कटॉप कहा जाता है। चलिए सेकंड क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी इकाई डेटा की सबसे बड़ी राशि का प्रतिनिधित्व करती है। इनमें से सबसे बड़ी यूनिट कौन सी है, टेराबाइट। और अगर यहाँ सबसे छोटी यूनिट पूछी जाती तो यहाँ से सबसे छोटी यूनिट कौन सी होती, किलोबाइट। चलिए अगला क्वेश्चन है, फायर वायर इंटरफेस के लिए एक और नाम। तो फायर वायर जो होता है वो अपना इंटरनेट को कनेक्ट करने के लिए यूज किया है, और इंटरनेट को कनेक्ट करने के लिए कौन सा, IEEE इसका यूज होता है। क्लियर है क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन है, पूर्वानुमान विश्लेषकी और डेटा दृश्यावलोकन यानी डेटा विजुअलाइजेशन हेतु एक ओपन सोर्स स्क्रिप्टिंग भाषा। तो यहाँ से ये सभी जो हैं वो आपकी प्रोग्रामिंग भाषाएं हैं। केवल आर प्रोग्रामिंग भाषा एक ऐसी भाषा है जो डेटा विजुअलाइजेशन के साथ साथ उसका एनालिसिस भी करती है। कौन सी, आर प्रोग्रामिंग भाषा। ये आपके लिए नया क्वेश्चन है अभी के लिए। अगला क्वेश्चन अपना एक्सेल से है, MS एक्सेल में कौन सा फंक्शन एक छोटी संख्या का आर्कटीजेंट देता है। तो यहाँ पे आर्कटीजेंट के लिए ATAN। अगला क्वेश्चन है आपका, कंप्यूटर द्वारा उपयोग की जाने वाली मुख्य वर्किंग मेमोरी होती है। तो इनमें से मुख्य वर्किंग मेमोरी कौन सी होती है, यानी मेन मेमोरी पूछ रहे हैं। यहाँ प्राइमरी मेमोरी को आपको बताना है कौन सी है। इसमें से आपकी मेन मेमोरी रैम को कहा जाता है, और ये आपकी अस्थायी मेमोरी होती है। अगला क्वेश्चन है, एक फ्लैट डेटाबेस के रूप में काम कर सकते हैं। तो इनमें से कौन सा सॉफ्टवेयर ऐसा है जिसपे अपन फ्लैट डेटाबेस यानी डेटाबेस के रूप में काम कर सकते हैं। तो कौन सा सॉफ्टवेयर है यहाँ से अपना, स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर। इस पे अपन डेटाबेस के रूप में कार्य कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, QR कोड रीडर्स और बारकोड रीडर्स ये किस प्रकार की डिवाइस के रूप में आते हैं। तो ये क्या होते हैं, स्कैनर होते हैं ये। इनका उपयोग बारकोड को या QR कोड को स्कैन करने के लिए किया जाता है। किनका, स्कैनर्स का। अगला प्रश्न है, एक डिजिटल छवियों को
डिजिटल तरीके से डिस्क या अपनी मेमोरी पर रिकॉर्ड करना, है ना, किसका काम होता है? कैमरे का। जो अपना डिजिटल कैमरा होता है, इसका उपयोग कंप्यूटर में या मोबाइल में जितने भी चित्र होते हैं उनको डिजिटल रूप में सेव किया जा सकता है। यहाँ से मॉनिटर का काम क्या है? केवल ये डिस्प्ले करता है, शो करता है। माउस ये आपकी इनपुट डिवाइस है ना, जो कि पॉइंटर का काम करती है पॉइंटिंग डिवाइस के रूप में। और प्रिंटर आपका हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस। अगला प्रश्न है, सीपीयू का कौन सा हिस्सा कंप्यूटर और अन्य घटकों के सभी कार्यों में समन्वय करता है? यानी सीपीयू का ऐसा कौन सा भाग है जो सभी चीजों को आपस में कंट्रोल करता है और उनकी देख रेख करता है? तो कौन है यहाँ पे? कौन सा है? कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट जो होता है ना, वो सीपीयू के साथ मिलके सभी डिवाइसों को कंट्रोल करता है। ईएलयू का काम क्या होता है यहाँ पे? ये अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होती है जो कि गणनाएं करती है। चलिए अगला प्रश्न है, निम्न स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा, यानी ये लॉ लेवल लैंग्वेज की बात की जा रही है। इसे केवल 0 और 1 द्वारा ही दर्शाया जाता है। तो ऐसी कौन सी भाषा है जिसमें 0 और 1 का उपयोग किया जाता है और ये लो लेवल लैंग्वेज आपकी होती है, यानी निम्न स्तरीय भाषा? तो कौन सी भाषा होती है? मशीनी भाषा। अगला प्रश्न है आपका, निम्न में से कौन स्टैटिक रैम यानी स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी का सही ढंग से वर्णन करता है? तो आप लोगों को एस रैम के बारे में पता होंगे। इनमें से क्या है? मेमोरी डिवाइस जो प्रकृति में चुंबकीय होती है और इन्हें बार बार रिफ्रेश नहीं करना होता है। तो ये जो होती है वो चुंबकीय नहीं होती है? और रैम को बार बार रिफ्रेश नहीं करना होता, ये पॉइंट सही है, बट ये चुंबकीय नहीं होती है ना। दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है? मेमोरी डिवाइस जो प्रकृति में चुंबकीय होती है, चुंबकीय तो ये नहीं होती है ना। मेमोरी डिवाइस जिसे अगर बार बार रिफ्रेश नहीं किया जाए तो उसमें डेटा संग्रहित को लागू विद्युत आपूर्ति के साथ बनाए रखना संभव नहीं होता। तो ये भी संभव होता है, लेकिन मतलब ये संभव नहीं होता, सॉरी, इसमें मेमोरी डिवाइस जिसमें संग्रहित डेटा तब तक रहता है जब तक विद्युत आपूर्ति बरकरार रहती है। तो एस रैम के साथ क्या होता है, यानी ये रैम का ही एक प्रकार है। तो जब तक आपकी बिजली आपूर्ति चलती रहेगी आपका रैम में उपस्थित डेटा बना रहेगा, है ना। बाकी ये तीनों पॉइंट रैम के संबंध में सही नहीं है। चलिए अगला प्रश्न है आपका, आंखों से सबसे आसानी से पहचाने जा सकने वाले बारकोड में यूपीसी होता है ना? इसमें आपको यूपीसी की फुल फॉर्म बतानी है। यूपीसी की फुल फॉर्म क्या होती है? यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड। तो यहां से आप इसको याद रखिएगा, यूपीसी। ये यूपीसी किसमें होता है? बारकोड में होता है, जिसको आप वहां से देख सकते हैं या पहचान सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न है आपका, अधिकांश ग्राफिक्स टैबलेट किस पोर्ट के माध्यम से कंप्यूटर से जुड़े होते हैं? तो यूएसबी पोर्ट। आपको पता होगा सीरियल पोर्ट से क्या होता है, और PS2 पोर्ट से क्या जुड़ा होता है, और पैरेलल पोर्ट से क्या जुड़ा होता है। अगला प्रश्न है,
एक फ्लॉपी डिस्क में। तो फ्लॉपी डिस्क के बारे में सभी को पता होगा। इनमें क्या होते हैं, वृत्ताकार प्लेट्स होती हैं जो ट्रैक और सेक्टर दोनों में बटी होती हैं, फ्लॉपी में और हार्ड डिस्क में। दोनों में सेम ही कंडीशन होती है, ट्रैक्स और सेक्टर दोनों में काम करते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, जब आपके पास एक्सेस के उपयुक्त अधिकार नहीं होते, नहीं आपको किसी वस्तु को एक्सेस करने की परमिशन नहीं होती है, तो विंडो में फाइल्स और फोल्डर्स के एक्सेस के दौरान आपको एक एरर संदेश प्राप्त होता है। उस एरर को क्या कहा जाता है? तो एक्सेस डिनाइड। इस कंडीशन में क्या होता है, जब आपके पास कोई फाइल है और किसी यूजर ने उसको डिलीट कर दिया, तो वो उसके लोकेशन से या एड्रेस से वहां से डिलीट हो जाती है। जब आप उस फाइल को ओपन करने की कोशिश करते हैं तो वहां वो फाइल नहीं मिलती। इस कंडीशन में आपको एक्सेस डिनाइड का ये एरर शो होता है। चलिए अगला प्रश्न है, निम्न में से यूजर द्वारा प्राप्त किए गए सर्वर के एक्सेस के सर्वर के एक्सेस के वैकल्पिक मार्ग को किस नाम से जाना जाता है? यूजर द्वारा प्राप्त किए गए सर्वर के एक्सेस के, यानी आपको सर्वर तक पहुंचना है और उसके लिए आपको कोई दूसरा रास्ता निकालना है, वैकल्पिक रास्ता निकालना है। तो उस स्थिति को क्या कहा जाता है? उस स्थिति को कहा जाता है बाईपास। चलिए अगला प्रश्न है आपका, कौन सा प्रिंटर एक फोटोकॉपी मशीन की तरह काम करता है? तो फोटोकॉपी मशीन के लिए यहाँ से आपका लेजर प्रिंटर कार्य करता है। ये ऑल इन वन प्रिंटर होते हैं ज़्यादातर, जो स्कैनर भी होता है इनमें, फोटोकॉपियर भी होता है और प्रिंटर भी कार्य करता है इसमें। जब कंप्यूटर नेटवर्क में प्रिंटरों और स्कैनरों को केंद्रीय रूप से साझा किया जाता है, तो इसे क्या कहा जाता है? प्रिंटर्स को और स्कैनर्स को शेयर करने के लिए, एक दूसरी डिवाइस के साथ शेयर करने के लिए उन्हें क्या कहा जाएगा? रिसोर्स शेयरिंग। क्योंकि जब डिवाइस से एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस में कोई डेटा ट्रांसफर किया जाता है या वहां से प्राप्त किया जाता है, तो वो क्या होता है? रिसोर्स शेयरिंग कहलाता है उस स्थिति में। चलिए यहाँ से आपका एक एक्सेल फॉर्मूला सॉल्व करना है आपको। तो सम और एस क्यू, तो यहाँ इसमें आपको क्या करना होगा इस फॉर्मूले को सॉल्व करने के लिए? पहले दोनों का स्क्वायर करना होगा, 9 का स्क्वायर, फिर 10 का स्क्वायर, फिर दोनों को आपको सम करना होगा। तो अपना इसका आंसर हो जाएगा कितना? 181। चलो अगला क्वेश्चन है आपका, एक्सेल 2019 वर्कशीट में एक ही सेल में एक नई लाइन प्रविष्ट करने के लिए, यानी कि यहाँ पे कॉलम ब्रेक की बात की जा रही है। तो कॉलम ब्रेक की शॉर्टकट की क्या होती है? अल्ट प्लस एंटर। ये आपकी कॉलम ब्रेक ब्रेक के लिए होती है। अकेला एंटर प्रेस करते हैं तब क्या होता है? एक्सेल में अकेला एंटर प्रेस करने से आपका कर्सर अगले सेल में, नीचे वाली सेल में चला जाता है। चलिए शिफ्ट एंटर जो है वो आपके एमएस वर्ड में लाइन ब्रेक के लिए शॉर्टकट की है, और टैब प्लस एंटर
ये पिछले सेल पर जाने के लिए, और कंट्रोल एंटर ये आपके एमएस वर्ड में पेज ब्रेक के लिए। चलिए अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा लेजर प्रिंटर का एक लाभ है? लो, लेजर प्रिंटर में इनमें से क्या होता है? इसका सबसे बड़ा लाभ क्या होता है? उत्पादक बढ़ जाती है ना? यानी आप अगर लेजर प्रिंटर खरीदते हैं तो उसमें आप कितनी भी फास्ट प्रिंटिंग कर सकते हैं और अच्छी क्वालिटी में प्रिंटिंग कर सकते हैं। इससे क्या होगा? उत्पादन क्षमता में वृद्धि हो जाती है इसके माध्यम से। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी 124 124 निबल्स के बराबर है? तो 124 निबल्स के बराबर क्या रहेगा? 62 वाइट्स, यानी एक वाइट्स में आपके 2 निबल होते हैं। तो इस तरह से 62 वाइट्स में आपके 124 निबल्स हो जाएगी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी एक नेटवर्क उपयोगिता है जिसका उपयोग यह पता लगाने के लिए किया जाता है कि क्या अंतिम उपयोगकर्ता इंटरनेट से जुड़े उपकरणों तक पहुंच सकता है या नहीं? तो इनमें से आपको उस कमांड का नाम बताना है जो इंटरनेट की कनेक्टिविटी को जांचने के लिए उपयोग किया जाता है। तो इनमें से कौन सी कमांड है? ये आप लोगों के पास लिखी हुई है, इंटरनेट के नोट्स में लिखा है। चलिए तो कौन सी कमांड है? पिंग कमांड जो है वो इंटरनेट की कनेक्टिविटी को आपको बताता है कि कौन सा यूजर इससे जुड़ा हुआ है या नहीं जुड़ा हुआ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक वेब ब्राउजर नहीं है? तो इनमें से वेब ब्राउजर कौन सा नहीं है? बिंग जो है वो आपका वेब ब्राउजर नहीं है, बाकी तीनों आपके वेब ब्राउजर्स के रूप में कार्य करते हैं। तो बिंग क्या है? एक सर्च इंजन। आपको सभी वेब ब्राउजर्स के नाम और सर्च इंजन के नेम्स याद करने होंगे। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका उपयोग फाइलों को ऑनलाइन सहेजने या सेव करने और उन्हें किसी भी स्मार्टफोन, टैबलेट या कंप्यूटर से कहीं भी एक्सेस करने के लिए किया जाता है? तो ऑनलाइन फाइल्स को शेयर करने के लिए या स्टोर करने के लिए कौन सी सुविधा आपको मिलती है? गूगल ड्राइव, है ना? तो यहाँ से आप अपने डॉक्यूमेंट्स को गूगल ड्राइव यानी ईमेल के थ्रू शेयर कर सकते हैं और स्टोर कर सकते हैं अपने ईमेल पर। अगला प्रश्न है, डी क्लास के मल्टीकास्ट समूह में, यानी जो आईपी एड्रेस होता है उसमें आईपी एड्रेस का क्लास डी, है ना? ये कहां से कहां तक की रेंज के लिए होता है? आपको आईपी एड्रेस में क्लास डी की रेंज बतानी है। तो बताइए जरा, कौन बता रहा है? क्लास डी में 224 से 239 तक की आपकी रेंज होती है क्लास डी में। चलिए अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है, एमएस वर्ड 2019 डॉक्यूमेंट्स पर काम करते समय अगर गलती से कुछ डेटा मिटा दिया जाता है तो आप इसे दोबारा कैसे प्राप्त कर सकते हो?
कंट्रोल जेड प्रेस करके। कंट्रोल जेड से क्या होता है, ये अंडू कमांड की शॉर्टकट की है, जो आपको कुछ वापस बैक में जाने की परमिशन देती है। और अंडू का जस्ट उल्टा होता है रीडू, यानी कंट्रोल वाई। चलिए अगला प्रश्न है आपका, निम्न में से कौन सा लाइनेक्स फाइल सिस्टम जर्नलिंग फीचर्स को सपोर्ट नहीं करता है? तो ये प्रश्न आपके लिए नया है। तो जैसे अपना विंडो में फाइल सिस्टम होता है, जैसे फैट है, फैट 32 36 सॉरी 64 है, या एन टी एफ एस है। इसी तरह से लाइनेक्स वाला जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, उसमें ई एक्स टी टू ये आपका सपोर्ट नहीं होता, बाकी तीनों ये सपोर्टेड होते हैं लाइनेक्स वाले ऑपरेटिंग सिस्टम के। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रिंटर नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर की श्रेणी में आता है? तो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर कौन से होते हैं इनमें से? लेजर प्रिंटर। और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर कौन से हैं जो प्रिंटिंग करते समय आवाज नहीं करते, है ना? बाकी सारे आपके इम्पैक्ट प्रिंटर हैं जो प्रिंटिंग करते समय काफी शोर करते हैं। अगला प्रश्न है, कुछ वेब पेजों को स्वतंत्र पैन में विभाजित किया गया है जिन्हें नाम दिया जाता है। तो कुछ जो वेब पेज होते हैं ये अपने आप में स्वतंत्र होते हैं। इन स्वतंत्र पेजों को क्या कहा जाता है? तो स्वाभाविक बात है कि वेब पेजों की बात कर रहा है, तो यहाँ से अपन एक्सेल का संबंध वेब पेजों से नहीं है, और आउटलुक का संबंध वेब पेजों से नहीं है, बट ये आपका एक ईमेल सॉफ्टवेयर होता है, जो कि माइक्रोसॉफ्ट का है। और बॉक्सेस भी नहीं है। इसमें से अपना क्या रहेगा, फ्रेम्स, है ना? फ्रेम्स जो है इंटरनेट में वेब पेजों को अलग अलग पेन में डिवाइड किया जाता है। अगला प्रश्न है, कैरेक्टर एनकोडिंग के संबंध में यूटीएफ का पूरा नाम बताइए। तो एनकोडिंग से संबंध यहाँ पे अपना किससे है? किसी भी डेटा या टेक्स्ट को छुपाना या हाइड करना। और जब किसी भी कैरेक्टर को आप एनकोड करते हैं तो वो किस में पहुंचता है? सिपर टेक्स्ट में। और सिपर टेक्स्ट में यूटीएफ में आपको इसका फुल फॉर्म बताना है, तो क्या हो जाएगा? यूनिकोड ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मेट। तो एनकोडिंग में क्या, सिपर टेक्स्ट, और सिपर टेक्स्ट के संबंध में आपको यूटीएफ की फुल फॉर्म बताना है, तो यूनिकोड ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मेट। अगला प्रश्न है, दो कंप्यूटरों के बीच फाइल भेजने या प्राप्त करने के लिए निम्न में से किस प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है? तो किसका उपयोग किया जाता है? एफटीपी आपका जो प्रोटोकॉल है वो इंटरनेट पर फाइलों को भेजने के लिए या प्राप्त करने के लिए जिम्मेदार होता है। एफटीपी, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। यूआरएल क्या होता है इसमें से? ये किसी भी वेबसाइट का पूरा पता, है ना? यानी यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। चलिए अगला प्रश्न है, ईमेल के संबंध में पीओपी का अर्थ क्या है? नहीं, यहाँ पे आपको ईमेल के संदर्भ में पीओपी की फुल फॉर्म आपको बताना है। तो फुल फॉर्म क्या होती है? पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। तो यहाँ पे अपना ये सेकंड वाला इसका आंसर अपना सही है। अगला प्रश्न है,
MS वर्ड 2016 में कौन से टैब का उपयोग करके आप एंड नोट को इंसर्ट कर सकते हैं? तो एंड नोट और फुट नोट जो होते हैं वो आपको रेफरेंस टैब में मिलते हैं। एंड नोट का उपयोग कहाँ किया जाता है? एंड नोट को किसी भी डॉक्यूमेंट्स के सबसे अंत में लिखा जाता है और इसी का उल्टा होता है फुट नोट, जो कि हर पेज के लास्ट में लिखा जाता है। चलिए अगला प्रश्न है, MS पावर पॉइंट में स्लाइड शो मोड में यदि वर्तमान में चयनित पॉइंटर एक पेन है, आप स्लाइड शो मोड में काम कर रहे हैं और इसमें पॉइंटर की स्थिति एक पेन के रूप में है, तो पॉइंटर को एरो में बदलने के लिए आपको किस शॉर्टकट की का उपयोग करना होगा? तो स्लाइड शो मोड में पेन को पॉइंटर में बदलने के लिए या एरो में बदलने के लिए आपको Ctrl+A यहाँ पे इसका उपयोग करना होगा। वैसे Ctrl+A का उपयोग सिलेक्ट ऑल के लिए किया जाता है, बट ये स्लाइड शो मोड की बात करता है। चलिए अगला प्रश्न है, MS पावर पॉइंट की स्लाइड शो मोड में प्ले और पॉज के बीच टॉगल करने के लिए किस कुंजी का उपयोग किया जाता है? यानी कि आपको प्ले और पॉज करना है तो किस की का उपयोग आपको करना होगा? तो यहां से इसकी शॉर्टकट की रहेगी अपनी Alt+P। अगला प्रश्न है आपका, MS एक्सेल में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प चार्ट का प्रकार नहीं है? तो आपने MS एक्सेल में चार्ट के प्रकार पढ़े होंगे, उनमें से कौन सा नहीं है? ये फ्यूजन वाला चार्ट नहीं है, बाकी तीनों आपके ये चार्ट होते हैं। बार चार्ट भी है, एरिया चार्ट भी है और लाइन चार्ट भी आपका होता है। चलिए अगला प्रश्न है, एक्सेल में परिवर्तनशील वस्तुओं के बीच विश्वास के एक निश्चित अंतराल सहित विभिन्न प्रकार के पारस्परिक संबंध किस प्रकार के चार्ट द्वारा प्रस्तावित किया जाता है? तो ये किस प्रकार का चार्ट होता है जिसमें परिवर्तनशील वस्तुएं जो कि बदलती रहती हैं वस्तुएं, उस प्रकार के डेटा को ये दिखाई देता है। तो यहां से आपका कौन सा हो जाएगा? ये स्कैटर चार्ट, जिसमें रनिंग वस्तुओं के लिए या रनिंग स्थिति के लिए डेटा प्रदर्शित किया जाता है। और स्कैटर चार्ट का एक नाम और भी है, इसको कहा जाता है एक्स बाय स्कैटर चार्ट। चलिए अगला प्रश्न है आपका, एक्सेल में पांचवी पंक्ति और सातवें कॉलम के प्रतिच्छेद पर स्थित कोष्टक यानी कि सेल का पता इनमें से कौन सा होता है? तो आपको पांचवी सेल का पता बताना है। तो सेल में हमेशा अल्फाबेट फर्स्ट में रखा जाता है और इसके बाद फिर न्यूमेरिक डिजिट आता है। तो आपका पांचवी सेल के लिए कौन सा रहेगा? G5। पांचवी पंक्ति की बात कर रहा है, पांचवी। और अगर वैसे भी अपन बात करते हैं तो अगर आपको सही सेल एड्रेस पता है तो सही सेल एड्रेस जो होता है इसमें डिजिट पहले नहीं आता, तो 5G और 7 ये आपका ऑप्शन इसमें से हटा दिया जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है आपका, जैसा कि स्थलाकृति, स्थलाकृति यानी जो कोई आकृति है
उसके रूप में आपको कोई मानचित्र प्रदर्शित हो रहा है। रंग और पैटर्न उन क्षेत्रों को दर्शाते हैं जो मूल्यों की समान श्रेणी में है, वैसे उपयोगी होते हैं। जब आप डेटा के दो सेटों के बीच इष्टतम संयोजन, है ना, यानी कि सबसे पास के निकट के संबंध में खोजना चाहते हैं, तो स्थलाकृति जैसा कौन सा चार्ट होता है? स्थलाकृति जैसी जो बाउंड्रीज वगैरह जो होती है ना, इस तरह का कौन सा चार्ट होता है आपका? सरफेस चार्ट। अगला प्रश्न है, एमएस वर्ड 2016 में प्रत्येक शब्द के पहले अक्षर को बड़ा करने और अन्य अक्षरों को लोअर केस में छोड़ने के लिए निम्न में से निम्न चरणों को व्यवस्थित करना है। यानी इसमें कैपिटलाइज ईच वर्ड आपको सिलेक्ट करना है। तो इस स्थिति में आपको सबसे पहले कहाँ जाना होगा? तो कहाँ क्या करना होगा सबसे पहले आपको? वो है टेक्स्ट सिलेक्ट करें जिसे आप केस बदलना चाहते हैं। तो सबसे पहले आपको टेक्स्ट सिलेक्ट करना होगा जिसका आप केस चेंज करना चाहते हैं। तो कौन सा ऑप्शन होगा अपना इसमें से? बी ऑप्शन फर्स्ट नंबर पे आएगा। इसके बाद फिर आपको क्या करना होगा? आप चेंज केस आपको कहाँ मिलता है? होम टैब पर, है ना? होम टैब के फॉन्ट ग्रुप में चेंज केस, यानी ये आपको ए का साइन दिखाई देता है वहां पे, उस पर आपको क्लिक करना होगा। तो दूसरे नंबर पे आपका क्या रहेगा? ए, बी, फिर ए। और क्लिक करने के बाद फिर आपको क्या करना होगा? उनमें से चेंज केस में से आपको ऑप्शन सेलेक्ट करना होगा। तो चूज ऑप्शन, और इसके बाद कैपिटलाइज ईच वर्ड, क्योंकि प्रत्येक अक्षर को बड़ा करने की बात कर रहा है, तो कैपिटलाइज ईच वर्ड पर आपको क्लिक करना होगा। तो इसका अपना जो आंसर रहेगा वो अपना रहेगा ए वाला आंसर। यहाँ से आपको एक स्टेप पूछी गई है जिसमें आपको कैपिटलाइज ईच वर्ड वाले चीज को बदलना है। चलिए, अगला प्रश्न है आपका, एक उपकरण है जो आमतौर पर कंप्यूटर से जुड़ा होता है। इसका मुख्य कार्य डॉक्यूमेंट्स को स्कैन करना या उसकी तस्वीर लेना, है ना? तो यहाँ पे किसी डॉक्यूमेंट्स को स्कैन करने की बात की जाती है ना? तो स्कैन करने के लिए आपको पूरा प्रश्न पढ़ने की जरूरत भी नहीं है। स्कैन करने के लिए आपको किसका उपयोग करना होता है यहाँ पे? स्कैनर का, है ना? अगर मान के चलिए स्कैनर आपको नहीं पता, तो जैसे प्रिंटर है, प्रिंटर का उपयोग क्या होता है? केवल ये आउटपुट देता है और हार्ड कॉपी आउटपुट देता है। यहाँ पे प्रोजेक्टर का उपयोग क्या होता है? केवल स्क्रीन को शेयर करता है ये। तो ये भी आपका क्या है? एक सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस है। और मॉनिटर, ये भी आपका सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस है। तो इनमें से क्या बचता है फिर अपना? स्कैनर। स्कैनर क्या है? एक इनपुट डिवाइस है जो किसी डॉक्यूमेंट्स को स्कैन करने के लिए या किसी पिक्चर को कंप्यूटर में डिजिटल रूप में परिवर्तन करने के लिए आपको उपयोग किया जाता है। चलिए, अगला प्रश्न है, इंडेंट वर्ड डॉक्यूमेंट्स में टेक्स्ट को, है ना, कैसे रखा जाता है, उसे बदलता है। तो अगर आप किसी पैराग्राफ को इंडेंट करने की बात कर रहे हैं, है ना, तो पैराग्राफ इंडेंट करने के लिए कौन सी स्थिति निर्मित होती है? इसको क्या है? क्षैतिज रूप में। क्षैतिज यानी क्या होता है अपना? हाँ, हॉरिजेंटल के रूप में आपका दस्तावेज में इंडेंट को लागू किया जाता है। इंडेंट में कंडीशन क्या होती है? फर्स्ट लाइन अपने स्थान से थोड़ा सा आगे निकल जाती है ना?
और इंक्रीज इंडेंट के लिए शॉर्टकट की बताइए। कंट्रोल प्लस एम। चलिए अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है एमएस वर्ड 2016 में डिफॉल्ट लाइन स्पेसिंग क्या है? तो इसमें डिफॉल्ट लाइन स्पेसिंग जो होता है वो अपना 1.15 होता है एमएस वर्ड 2016 के लिए डिफॉल्ट लाइन स्पेसिंग। अगला प्रश्न है एमएस वर्ड 2016 के रिप्लेस डायलॉग बॉक्स में उपस्थित मोर ऑप्शन में कौन सा विकल्प उपलब्ध है? ठीक है, तो यहाँ पे किसी वर्ड को रिप्लेस करने के लिए आपने डायलॉग बॉक्स ओपन किया, तो यहाँ पे आपको बताना है कि मोर ऑप्शन में से इनमें से क्या होता है। तो यहाँ देखिए, जो आपका प्रिंट ऑप्शन है ये आपके रिप्लेस डायलॉग बॉक्स में नहीं आता, ये आपके ऑफिस बटन या फाइल मेन्यू में प्रदर्शित होता है। दूसरा ऑप्शन क्या होता है इसमें से अपना फॉर्मेट, स्पेशल और सर्च विकल्प, है ना। तो यहाँ से किसी भी फॉर्मेट को आप सर्च कर सकते हैं और उसको यहाँ से रिप्लेस भी कर सकते हैं। अगला प्रश्न है आपका एमएस वर्ड 2016 में बिब्लियोग्राफी, है ना, विकल्प किस टैब में दिखाई देता है? तो बिब्लियोग्राफी किस टैब में दिखाई देता है? यहाँ से आपका जो व्यू टैब है, व्यू टैब में केवल स्क्रीन व्यू से संबंधित आपको दिखाई देते हैं। इसके बाद होम टैब में आपका केवल डॉक्यूमेंट्स, मेन डॉक्यूमेंट से रिलेटेड सारे वर्क किए जाते हैं और रिव्यू टैब में ये स्पेलिंग और ग्रामर चेक वगैरह से संबंधित होता है। तो आपका बिब्लियोग्राफी वाला अपना रेफरेंस टैब से संबंधित उपयोग होता है। चलिए अगला प्रश्न है पिवोट टेबल किसके लिए उपयोग होती है? तो सबसे पहले तो ये बताइए कि पिवोट टेबल एक्सेल में आपको कहां से आप इसको बना सकते हैं। पिवोट टेबल का उपयोग आप इंसर्ट टैब से कर सकते हैं। इसका उपयोग क्या होता है पिवोट टेबल का? पिवोट टेबल का उपयोग काफी बड़े डेटा को शॉर्ट रूप में देखने के लिए या उसको एक टेबल के रूप में व्यवस्थित करने के लिए करते हैं। तो यहां से अपना क्या होगा इसमें से असीमित असीमित क्रॉस टेबुलेशन बनाना। यहां से क्या होगा, किसी भी बड़े डेटा के लिए आप छोटी सी क्रॉस टेबल बना सकते हैं जहां से आप किसी भी डेटा पे जल्दी से पहुंच सकते हैं या उसको एक्सेस किया जा सकता है। चलिए अगला प्रश्न है आपका एमएस एक्सेल में पिवोट टेबल विकल्प किस टैब में होता है? तो यह भी मैंने आपको बताया है। तो पिवोट टेबल या जितनी भी इंसर्ट करने से रिलेटेड सामग्री आपको मिलती है आपको इंसर्ट टैब में ही दिखाई देती है। तो पिवोट टेबल आपको कहाँ मिलेगी? इंसर्ट टैब। चलिए अगला प्रश्न है एमएस वर्ड में किस शॉर्टकट का प्रयोग करके बाईं ओर यानी लेफ्ट साइड से पैराग्राफ को इंडेंट लागू कर सकते हैं? तो अभी डिस्कस किया था थोड़े कुछ क्वेश्चन पहले। तो यहाँ पे आपको पैराग्राफ को इंडेंट करने के लिए शॉर्टकट की बताना है, तो बताइए जरा। चलिए कंट्रोल एम जो है वो आपको इंडेंट को इंक्रीज करने के लिए
या इंडेंट को बढ़ाने के लिए उपयोग किया जाता है इसका। और कंट्रोल ओ का उपयोग किसी भी पुरानी फाइल को ओपन करने के लिए। कंट्रोल पी जो है वो फाइल को प्रिंट करने के लिए। और कंट्रोल क्यू ये इसमें अभी एमएस वर्ड में आपकी शॉर्टकट की है नहीं है अभी। चल, अगला प्रश्न है आपका, आप वीडियो सक्षम बैठकें, यानी जो आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करते हैं दो अलग अलग प्रकार से होती है ना? या तो पॉइंट टू पॉइंट या मल्टी पॉइंट, है ना? जो आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करते हैं या तो किसी व्यक्ति को पर्सनली कर सकते हैं या फिर ग्रुप में लेकर भी उनको कर सकते हैं। तो इस कंडीशन को क्या कहा जाता है? मल्टी पॉइंट। चलिए, अगला प्रश्न है, फीचर्स दर्शक को अपने शेड्यूल की सुविधा के अनुसार चयनित मूवी या टीवी देखने की अनुमति देता है। तो कौन सा ऐसा फीचर्स है जो आपको अपने टाइम के अनुसार किसी भी मूवी या टीवी देखने के लिए सुविधा देता है? तो ये है आपका ऑन डिमांड, है ना? तो ऑन डिमांड के माध्यम से आप अपने समय के अनुसार किसी भी टीवी को या टीवी चैनल को या मूवी को ऑनलाइन देख सकते हैं। चलिए, तो ये आपका पेपर समाप्त हुआ आज का। इसमें आप अपना स्कोर चेक कर लीजिएगा कितना हुआ।